आदर आभार अभिनंदन। नमस्कार, मैं प्रकाश चौहान केमिस्ट्री फैकल्टी सीएलसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग देख रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज, जिसके अंदर हम लोग पास्ट ईयर्स क्वेश्चन फ्रॉम 2013 से लेकर के 2024 तक के हम लोग वीडियो सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए हम लोग पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल के वीडियो सॉल्यूशन की तरफ, जिसमें कि हम लोग बताएंगे आपको कि ऐसी स्ट्रैटेजी कि 2013 से 2024 तक के ये जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, इस दौरान हमें फ्यूचर 2025 के एग्जाम के लिए किस तरीके से हमें अपने आप को पीरियोडिक टेबल के लिए तैयार करना है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर पीरियोडिक टेबल। हाँ तो दोस्तों, पीवाईक्यू पीरियोडिक टेबल के हम लोग करेंगे इसमें। तो इसमें देखिए, आपके पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड। मतलब हमें ये पूछा गया है आयोनिक रेडियस जो दी हुई है उसका सही क्रम आपके कौन सा इसमें शो किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए जो आयनिक रेडियस जो होती है, आयनिक त्रिज्या ये हमें पता होना चाहिए कि ऋणायन की त्रिज्या हमेशा बड़ी होती है और धनायन की क्या होती है, छोटी होती है। तो यहाँ हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आयनिक रेडियस जो आएगी वो आपके ऋणावेश की या नेगेटिव चार्ज की क्या होगी, समानुपाती होगी, और जो धनावेश दिया हुआ है उसकी क्या हो जाएगी, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। मतलब नेगेटिव चार्ज जहां पर जितना ज्यादा होगा आयनिक रेडियस उसकी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ देखिए, अच्छा इसके अलावा हमें ये भी पता होना चाहिए कि आयनिक रेडियस जो होती है उसमें ऑर्डर हमें पता होना चाहिए, जो ऋणायन जो होता है उसकी रेडियस सबसे बड़ी होती है, उसके बाद में आप क्या आएगा, उदासीन परमाणु, और फाइनली हमारे पास में कौन आता है, धनायन आता है। तो दीज आर द मेन बेसिक्स ऑफ द रेडियस टू डिसाइड दैट विच वन इज द हायर साइज। तो देखिए दोस्तों, इसमें अपन बात करें Na+ को आपके O-2 से ज्यादा बताया गया, ये तो आंसर आपका हो गया गलत। Al+3 Mg+2 और N-3 में कैटायन को ज्यादा बताया गया, ये भी हो गया गलत। F-O-2 और Na+, लेकिन हमें पता होना चाहिए ऋणायन में भी ऋणायन जो होता है जिसके ऊपर अपन कहते हैं कि नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, ऋणावेश जितना ज्यादा होगा, त्रिज्या उतनी बड़ी होगी। तो यहाँ भी इसको F- को ज्यादा बताया गया, -1 चार्ज और -2, तो ये भी क्या हो गया, गलत। तो आंसर हमारे पास कौन सा बच गया, H- एज द लार्जेस्ट रेडियस। तो हमें पता होना चाहिए H- की रेडियस जो होती है एक्चुअल में ये बढ़ जाती है, और ये क्यों बढ़ जाती है उसका रीजन हमारे पास पता होना चाहिए कि उसका रीजन ये होता है कि यहाँ पर जो H के अंदर जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, वो एबनॉर्मली इंक्रीज होकर के क्या हो जाते हैं, एक आपके इसमें ज्यादा हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है एक इंक्रीज होने की वजह से हम लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर उसकी रेडियस जो होती है वो आपके इवन फ्लोरीन से भी क्या होती है, बड़ी हो जाती है। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर आपसे पूछ भी लिया जाए तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना, द रेडियस ऑफ H- जो होती है इट इज ऑल्सो हायर देन द F-। ये लगभग 130 जो अपन कहते हैं, एग्जैक्टली अपन याद नहीं भी करें तो भी चल जाएगा। तो यहाँ H- जो होता है F- के बराबर होता है, और ये हमें पता होना चाहिए कि H- की रेडियस जो होती है ये ऑलमोस्ट इक्वल टू O-2। ये O-2 के लगभग क्या होती है, बराबर होती है। सो दिस वाज द एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग और भी सीखने वाले बहुत सारे जो न्यूमोनिक है, जो याद करने के तरीके हैं, ट्रिक है, ट्रेंड्स है, तो आप वीडियो में बने रहिए, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे अपन नई बात भी साथ साथ में सीखते रहेंगे। Ber2 इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद विच ऑफ द फॉलोइंग आयन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसके साथ में होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये होता है सम इलेक्ट्रॉनिक, मतलब ये हो गया जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, इक्वल हो। तो हमें सब में ये देखना पड़ेगा कि Ber+2 है, तो Ber+2 को आप चेक कीजिए तो आपको पता होना चाहिए, इसमें प्रोटॉन तो हमें पता चल गया 4 है। अगर ये न्यूट्रल होता तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई, इसमें इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, लेकिन +2 चार्ज होने से इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज कौन सी, इसमें तो आपके इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 0 हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2 हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। तो आंसर कौन सा रहेगा अपना, लिथियम प्लस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजन फॉर द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज व्हाट। लेंथेनाइट संकुचन का क्या कारण है। देखो, लेंथेनाइट संकुचन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये आपने डी और एफ ब्लॉक में पढ़ा होगा। एक्चुअल में क्या होता है, जो लेंथेनाइट सीरीज के जो एलिमेंट होते हैं उनके अंदर हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन जो होता है 4f 5d और 6s, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो भरा जाता है वो 4f में भरा जाता है।
तो 4f में जब इलेक्ट्रॉन भरा जाता है तो हमें पता होना चाहिए कि इनके अंदर जो डी, और जैसे आपको पता होना चाहिए, जैसे ये आपके सबशेल कौन सा हो गया, पी हो गया, और ये आपके कौन सा हो गया, ये मान लीजिए आपके मैंने क्या दिया, ये डी है, और एफ जो होगा और कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। मतलब कुल मिला के अपन बात करें कि साइज ज्यादा किसकी लार्ज है, तो अपन बात करें ये एफ हो गया और ये डी हो गया, ये क्या हो गया एफ। तो अपन कहते हैं कोई भी आपके पास सबशेल है वो ज्यादा डिस्पर्स्ड है, ज्यादा फैला हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया जब वो ज्यादा फैला होता है तो उसका जो अपन कहते हैं शील्ड करने की जो पावर होती है, उसकी न्यूक्लियस को जो अपन कहते हैं नाभिक जो है, उस नाभिक को अपन सिंपल सी बात ये कहते हैं कि न्यूक्लियस को जो अपन कहते हैं कि शील्ड करने की या रक्षा परिरक्षित करने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहां मान लीजिए मैंने ये कह दिया कि ये 4f है, ये 5d है, और ये क्या है 6s है। तो 4f जो है वो बड़ी साइज के कारण से ये क्या करता है, इसकी न्यूक्लियस की जो अपन कहते हैं प्रोटेक्शन अच्छी नहीं कर पाता है, और इस वजह से न्यूक्लियस क्या लगाता है, अट्रैक्शन लगाता है इस इलेक्ट्रॉन पर, और इससे साइज में क्या आती है, डिक्रीज होती है, कमी होती है, और यही आपके क्या कहलाता है, लेंथेनाइट संकुचन कहलाता है। तो स्पेशली वी हैव लर्न दैट in the lanthanide series elements when the electron is filled in the 4f subshell, जब 4f में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है तो इसका पुअर शील्डिंग होता है। इसका क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट जो होता है, इस वजह से ये क्या करता है, न्यूक्लियस को अच्छा प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है और ये अट्रैक्शन लगाता है, और बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन अपन ये कहते हैं कि जो ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन दे आर वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के पास आते हैं और साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ऑब्वियसली अपन ये कहते हैं नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ द एफ ऑर्बिटल जो होता है, दिस इज द मेन कॉज फॉर द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। एफ कक्षकों का नगण्य परिरक्षण प्रभाव जो होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्पीसीज आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच ऑर्डर डू देयर रेडियस इंक्रीज। देखो बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है जो रेडियस से रिलेटेड है, और मतलब क्या पूछा गया है, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, इनकी त्रिज्या क्रम बताइए। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती है तो हमें पता होना चाहिए कि त्रिज्या कैसे डिसाइड होती है। त्रिज्या डिसाइड होती है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, ज्यादा होंगे, उसकी रेडियस क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर हम बात करें आर्गन, पोटेशियम और ये कैल्शियम की, इनमें हमें पता होना चाहिए कि प्रोटॉन तो कितने हो गए भाई, 18 है, यहाँ आपके 19 है, और ये 20, और इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ भी 18 है, यहाँ भी 18 और यहाँ भी क्या है 18 है। When the number of electrons are the same, then you have to decide that कि जिसमें अपन कहेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो जितने ज्यादा होंगे उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, और उसकी साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और हमें पता ही है कि एटाइन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है वो स्मॉल होता है। तो आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, आर्गन को सबसे बड़ा, फिर पोटेशियम और कैल्शियम, तो आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, आंसर विल बी 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन Fe+2 इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब मेरे पास एक एलिमेंट दिया हुआ है और उसके ऊपर +2 चार्ज लगा के उसको आयन बना दिया गया है, आयरन। इसका एटॉमिक नंबर ये होता है कि डी इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर नहीं है। मतलब डी इलेक्ट्रॉन जितने हैं, मान लीजिए वो 5 है, 6 है, जितने भी हैं, तो अगर डी इलेक्ट्रॉन की संख्या मान लेते हैं 6 है, तो बाकी सब में 6 और किस किस में है, ये चेक करना था अपने को। तो पहले अपन बात करते हैं Fe को लिख लेते हैं पहले। Fe का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखें अपन 26, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और ये हो जाएगा आपके पास, मैं इसको यहां पर लिख देता हूं पहले 3d, और ये 4s, ये 20 और 6 कितना हो गया भाई 26। ओके, तो यहां देखिए अगर मैं +2 कर लूं यहां पर, लेट अज्यूम आई राइट हियर +2, तो मुझे पता है ऐसे दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो अब बताइए इसमें डी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई, 6 हो गए। और अगर मैं Fe लिखता, इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या इसके अंदर डी इलेक्ट्रॉन Fe ये तो इसके बराबर ही हो जाएंगे भाई। Fe+2 लिखूंगा तो भी डी में 6 ही रहेगा, और Fe लिखूंगा तो भी रहेगा, तो ये तो आपकी क्या हो गया, सही हो गया, मतलब ये इसके बराबर है। अब मैं बात करता हूं कि क्या p इलेक्ट्रॉन इन द नियॉन, तो नियॉन माय डियर आपको पता है 1s2, 2s2 एंड 2p6। नियॉन में 6 इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास डी में भी 6 है, इसका मतलब ये भी आपके मेरा क्या हो गया, मैच कर गया। s इलेक्ट्रॉन इन mg, तो mg का कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा, ये आ गया 1s2, 2s2,
2p6 और ये क्या हो गया भैया 3s2, s2 2 4 2 6, इसका मतलब इसके साथ भी ये क्या कर गया मैच। तो आंसर ऑब्वियसली हमारा कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो अपन चेक भी हमें करके देखना पड़ेगा कि भाई क्लोरीन में p इलेक्ट्रॉन कितने हैं एक्चुअल में। तो क्लोरीन जो होता है एटॉमिक नंबर 17 है, तो दिस इज अबाउट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो p इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5, तो ये हो गए 6, ये हो गए 11। इसका मतलब इसके साथ में ये मैच नहीं कर रहा है, सो द आंसर विल बी थर्ड। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गैडोलिनियम belongs to the 4f series. Its atomic number is 64. Which of the following is correct electronic configuration of the gadolinium? मतलब गैडोलिनियम एक एलिमेंट है जो आपको पता 4f श्रेणी का लेंथेनाइड सीरीज में आता है, और इसका सही विन्यास क्या होता है। देखो दोस्तों, जितने भी ब्लॉक जो दिए हुए हैं उन ब्लॉक के अंदर आपको पता होना चाहिए, अगर आपके पास f ब्लॉक के एलिमेंट में अगर लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 4f 5d और 6s। तो यहां मैं 2 भर लेता हूं क्योंकि इससे पहले मुझे पता है जिनोन आएगी जिसका एटॉमिक नंबर 54 है, 54 और ये आपके हो गया 56। और अगर मैं कह देता हूं अपने पास कौन सा एलिमेंट दे दिया भाई गैडोलिनियम, ये कितना है 64 है। तो 54 और 2 56, क्योंकि यहाँ मुझे पता है ये 0 या 1 होता है, और यहाँ मैंने क्या कर लिया ये 7। तो काउंट करके देखिए 54 2 56 57 और 7 आपकी कितना हो गया 64, और 64 मेरा है। तो इसमें एफ में आपके ऐसा क्यों हुआ, डी में आपने 0 क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें पता है कि अगर ये हाफ फिल्ड हो जाएगा अर्धपूरित होने पर ये क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए आपका आंसर कौन सा होना चाहिए 4f7 5d1 6s2 वाला आंसर अपना सेकंड इज द करेक्ट आंसर, और किसी में दिया हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइटेनियम परमाणु के दिए गए कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम देखिए। अब जरूरी नहीं कि वो टाइटेनियम दे, कोई अदर एलिमेंट भी दे दे तो भी आंसर विल बी द सेम। ओके, तो टाइटेनियम में क्या दिया है, टाइटेनियम बहुत इजी क्वेश्चन देखिए किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन आपके 22 है, सभी को पता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये आपको पता है ये 3d और ये क्या हो गया भाई 4। 20 और 2 अपन बढ़ते हैं, सॉरी ये आपके हो गया 22। ओके, टाइटेनियम स्कैंडियम टाइटेनियम और ये इसका कॉन्फ़िगरेशन, ये तो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, लेकिन हमें ये पूछा गया इनका एनर्जी का लेवल पूछा। अब इसमें एनर्जी किस किस की दी है, एक तो दिया 4s, एक दिया है आपके 3d और एक कौन सा दे दिया भाई 3p और फिर कौन सा दे दिया 3s। अब इसमें पूछा है कि ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, वैसे तो आपको इससे आइडिया हो ही गया होगा, फिर भी आप चाहें तो इसमें n और l की वैल्यू देख लीजिए। ये 3 है 3 है 3 है और ये क्या 4 है। l की वैल्यू क्या होगी 0 1, ये 2 और ये क्या हो गया 0। तो n प्लस l की वैल्यू जिसके लिए सबसे ज्यादा होगी, ये तो आपके पास में कितना आ गया 3 आ गया, ये आपके पास 4 आ गया, ये आपके पास क्या आ गया 5 आ गया और ये क्या आ गया भाई 4। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो है लास्ट में इलेक्ट्रॉन हमने 3d में भरा है, और मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ पर n प्लस l की वैल्यू मैक्सिमम किसके लिए आ रही है 3d से, तो लास्ट में 3d आएगा, है ना। अपन लिखते वाली ऐसे हैं लेकिन ये लास्ट में आएगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया भाई, आंसर हमारा आ जाएगा 3s आएगा 3p आएगा 4s और ये 3d। सो द आंसर विल बी थर्ड इज अवर करेक्ट आंसर। तो n प्लस l की वैल्यू जिसके लिए सबसे ज्यादा होगी, हमें पता होना चाहिए कि उसका जो एनर्जी लेवल जो होगा सबसे ज्यादा होगा, और वही आपके ऑर्डर पूछा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन O-2 from the oxygen atom requires the first and the exothermic and then the endothermic step as the follows। ये 2 स्टेप दिए हुए, एक पहला स्टेप है और दूसरा ये कौन सा है सेकंड स्टेप है। तो देखिए दोस्तों इसमें ये दोनों स्टेप दिए गए हैं और ये पूछा गया है कि देखो ऑक्सीजन जो है ऑक्साइड आयन जो है उसका ऑक्सीजन परमाणु से बनने के लिए पहले उष्माशोषी और बाद में क्या होता है उष्माशोषी। डेल्टा यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर ये क्या दिया है पॉजिटिव है, ये हमें पता चल गया। ये कह रहा है कि फिर भी thus the process of formation of O-2 is in the gas phase is unfavorable even though the O-2 is isoelectronic with the neon, it is due to the fact। अब ये कह रहा है गैसीय अवस्था में O-2 का बनना प्रतिकूल है यद्यपि O-2 नियॉन का सम इलेक्ट्रॉनिक है, यह किस तथ्य के कारण है।
कहने का अर्थ ये हो गया दोस्तों कि इस सवाल में ये पूछना चाहता है कि पहला इलेक्ट्रॉन जब आपने जोड़ा तो एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आपने ऐड किया तो एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब हो गई। तो फिर भी अपन कहते हैं कि यहाँ इन दोनों का अगर मैं टोटल वैल्यू निकालूं तो ओवरऑल मुझे क्या करनी पड़ रही है, यहाँ पर डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, फिर भी O-2 क्यों बन रहा है। दिस इज सेम लाइक दैट, सपोज दैट आपका जैसे मान लीजिए 12th के साथ आपने नीट का एग्जाम दिया, आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, मान लेते हैं आपका नहीं हुआ, तो आपने फर्स्ट ड्रॉप किया है ना, और हो सकता है किसी बच्चे का फर्स्ट ड्रॉप के बाद सिलेक्शन हुआ, फर्स्ट ड्रॉप में मान लीजिए आपके वो जो है कुछ ही नंबर से रह गया, 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, बट उसको पता है कि मेरी आगे वाली लाइफ जो होगी, अगर मैं ये नीट का एग्जाम क्रैक कर लेता हूं तो आई विल बिकम ए डॉक्टर एंड बिकॉज ऑफ दैट माई लाइफ विल बी स्टेबल, सो आई शुड गो थ्रू द 1 ड्रॉप मोर, है ना। तो मुझे जो है 1 ड्रॉप और लेना चाहिए ताकि मेरी लाइफ जो है स्टेबल हो जाए। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि जब 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्या हुआ, एनर्जी आपने देखा कि यहाँ रिलीज हुई है, लेकिन दूसरे वाले केस में एनर्जी क्या होगी, ऑब्जॉर्व हो गई है। फिर भी ये बन रहा है क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं बन गया तो उसके बाद मेरे अंदर क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी। O-2 जो है दिस इज जस्ट स्टेबल। तो आपका भी वही सीन रहता है दोस्तों कि अगर आप O-2 की तरह अगर डॉक्टर बन जाते हैं तो आपकी लाइफ की, अब चूंकि उसमें थोड़ा सा अपना समय लग गया, थोड़ा सा अपने पैसे भी खर्च हो गए, बट ओवरऑल नाउ यू आर ए डॉक्टर, और डॉक्टर बनने के कारण क्या हो जाएगा, हम लोग ये रिस्क ले लेंगे कि चलो कोई नहीं, अपन इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान करते हैं, है ना। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही आंसर रहेगा। नोबेल गैस के विन्यास प्राप्ति के कारण स्थायित्व से इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण प्रभावशाली होता है। कि प्रतिकर्षण भले ही लग रहा है, लोग कुछ भी कह रहे हैं, बट हमें पता है कि अगर हम डॉक्टर बन गए तो लाइफ में बल्ले बल्ले, मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ओवरवेट्स द स्टेबिलिटी गेन्ड बाय द अचीविंग द नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन। मतलब रिपल्शन की परवाह नहीं कर रहे हैं हम लोग, हम परवाह कर रहे हैं स्टेबिलिटी की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ यूरोपियम, गैडोलियम एंड टर्बियम आर फॉलोइंग, which one is the correct answer? आपको you are given here the 3 एलिमेंट दिया, यूरोपियम, गैडोलिनियम और टर्बियम, और क्या पूछा गया है, इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। दोस्तों अगर आप नोटिस करेंगे तो सारे एलिमेंट एक ही सीरीज के दिए हुए हैं और वो लेंथेनाइड सीरीज है, और आपको पता है लेंथेनाइड सीरीज के अंदर अपन जो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड राइट हियर द यूरोपियम, ये 63 है, उसके बाद में गैडोलियम जो पहले आ चुका 64, और उसके बाद में देखिए आप टर्बियम, दिस इज 65। हमें पता होना चाहिए इससे पहले इनर्ट गैस आती है जीनॉन, जीनॉन का एटॉमिक नंबर हो गया 54। अब आपको ये पता होना चाहिए 4f 5d और 6s, 4f 5d 6s, 4f 5d और 6s। दोस्तों इन कॉन्फ़िगरेशन में आपको ध्यान यही रखना है कि अगर हाफ फील्ड स्ट्रक्चर बन रही है या फुल फील्ड बन रही है तो ही चेंजेस करने हैं, वरना चेंजेस नहीं करने हैं। हमें पता होना चाहिए यहाँ पर पहले अपन 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब अगर मैं 63 करना चाहता हूँ तो मैंने इसको 0 किया और यहाँ 7 कर लेता हूँ, तो ये मेरा 54 था। देखो 54, 56 और 7 आपके 63 हो गया। इसका मतलब ये मेरा आंसर सही हो जाना चाहिए जो किसमें लिखा हुआ, देखो 4f7 और 5d0, आई थिंक 4f7, ओहो इन 2 में लिखा हुआ है। तो एक तो मेरे पास इसमें आ रहा है और एक ये इसमें आ रहा है। अब यहाँ 54 और ये भी हमने लिखा ही था, ये 7 हो जाएगा। D1 आना चाहिए, D1 इसके बाद में किस में आ रहा है, ओहो ये आ गया हमारे पास, देखिए सेम आ रहा है। और यहाँ अपन बात करेंगे तो 2 आ गया, यहाँ अपन 0 कर सकते हैं और यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं। तो ये देखिए आपके पास कौन सा आ रहा है, शायद मेरे हिसाब से ऐसा ऑप्शन और कहीं नहीं दिया हुआ है। सो दो योर आंसर, ये आपके पता है ये गलत हो गया, ये मेरे पास में ये गलत हो गया, इसके अंदर आपके 8 कर दिया, ये गलत हो गया। सो द आंसर इज 4th इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये कॉन्फ़िगरेशन वाला था, तो ब्लॉक के आपको स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन पता होने चाहिए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिए गए गुणधर्म के परिवर्तन के अनुसार सहमत नहीं है। आपको ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो आपको क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है उसमें पूछा क्या गया उसको अंडरलाइन कर लीजिए। डज नॉट एग्री इसका मतलब गलत, ये मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो देखिए पहला इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि कौन सा आपके गलत है। इंक्रीजिंग आयोनिक रेडियस, क्या ये आपके सही दिया हुआ, क्या बिल्कुल सही है क्योंकि ऋणायन का त्रिज्या सबसे, इसका मतलब ये तो मेरा क्या हो गया, ये सही दिया हुआ है।
इसमें दिया है ऑक्सीजन का आईपी जो दिया गया है वो आपके पास में नाइट्रोजन से ज्यादा बताया गया है। ओहो, ये डज नॉट एग्री में आ गया आंसर अपना सेकंड, क्योंकि दिस इज द रॉन्ग, और आपसे रॉन्ग ही पूछा है, गलत पूछा है। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसने कहा फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है क्लोरीन से ज्यादा होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं क्लोरीन थर्ड पीरियड का होने के बावजूद भी इसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो है वो आपको पता होनी चाहिए, वो Cl की ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू फ्लोरीन। तो ऐसा आंसर आपके पास नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर आपके दो आएंगे। एनटीए के अंदर ये दो आंसर आपके करेक्ट थे। तो माय डियर, इसका आंसर सेकंड और थर्ड, क्या ये सही है? क्या इंक्रीजिंग मेटालिक रेडियस पूछा है इसने कि रूबिडियम की रेडियस सबसे बड़ी बताई गई है, लिथियम सोडियम। ओहो, बिल्कुल सही। तो आपका ये आंसर बिल्कुल थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव था और थोड़ा सा आपको ध्यान से, अगर दोनों में से कोई भी आंसर आप करते तो आपका आंसर करेक्ट हो जाता। आयोनिक मोबिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल्स आयन इज लोएस्ट। इसने पूछा, देखिए आयोनिक मोबिलिटी पूछी है ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल्स आयन। ओहो, ये आयन दिए जबकि दिए मेटल है। व्हेन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ देयर साल्ट्स आर पुट अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओ माय गॉड, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि मेरे पास अगर एक मैं ले लेता हूं लिथियम है और इसका मुझे आयन लेना है, और एक मेरे पास मान लिया, अपन दो की कंपैरिजन कर लेते हैं उससे हमें आइडिया हो जाएगा। और ये मैंने ले लिया दूसरा Na+। अब वी नो इट वेरी वेल कि लिथियम और सोडियम के अंदर साइज लार्ज किसकी होती है दोस्तों? हमें पता होना चाहिए साइज लार्ज आपके सोडियम की होती है इन जनरल। अब इसको पानी के अंदर डालेंगे तो पानी हमें पता होना चाहिए, वाटर जो होता है उसका एक पार्ट आपके पॉजिटिव होता है, दूसरा पार्ट क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये हमें पता होना चाहिए। तो अगर पानी के अंदर डालेंगे तो ऑब्वियसली इनके अंदर जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द वाटर, मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूं ऐसे, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव। तो नेगेटिव पार्ट क्या करेगा? इसको पानी को, इसको चारों तरफ आएगा। लेकिन इससे पहले हमें पता होता है यहां भी आएगा, यहां भी सेम केस विल हैपन। बट द थिंग इज दैट कि यहां हमें ये चेक करना पानी ज्यादा किसको घेरेगा। तो हमें पता होना चाहिए, देखो यहां +1 चार्ज है छोटी सी साइज पर, और यहां भी +1 चार्ज है बड़ी साइज पर। +1 चार्ज अगर स्मॉल साइज पर है तो इसको कहते हैं आवेश घनत्व ज्यादा है। छोटी जगह पर अगर बहुत सारा, मान लेते हैं अपन कि कोई, मान लीजिए आपके पास +1 चार्ज है, इसकी साइज छोटी सी है, तो इसका मतलब ये आवेश जो है छोटे साइज पर आपके फैला हुआ है, और यहां पर आपके बड़ी साइज पर +1 चार्ज फैला हुआ है। तो घनत्व ज्यादा कहां पर है? यहाँ घनत्व ज्यादा और यहाँ पर घनत्व क्या है? कम है। यहाँ डेंसिटी इज हायर एंड डेंसिटी इज लोअर। तो पानी के मॉलिक्यूल जो है वो आपके ज्यादा किस तरफ जाएंगे? तो ऑब्वियसली वो उस तरफ ज्यादा जाएंगे जहां पर चार्ज डेंसिटी क्या हो? ज्यादा। अगर आवेश घनत्व माय डियर अगर आपके हो गया ज्यादा, तो यू विल फील दैट कि अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा, इसका मतलब सराउंडिंग ज्यादा, और यहां पर आपकी चार्ज डेंसिटी कम, तो सराउंडिंग होगी तो सही, बट लिथियम प्लस की कंपैरिजन में कम हो जाएगी, और कम होने की वजह से हमें पता चल गया इसकी रेडियस क्या होगी? बढ़ गई। ये कहलाती है माय डियर हाइड्रेटेड रेडियस, जल युजित त्रिज्या कहते हैं इसको, यहां से यहां तक की। तो ये क्या कहलाएगी? हाइड्रेटेड रेडियस। ये हाइड्रेशन प्रोसेस हुआ, हाइड्रेटेड रेडियस, हिंदी में कहते हैं इसको जल युजन त्रिज्या। और हमें पता है किसी को अगर किसी ने ज्यादा घेरा है तो उसका चलना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा, और जिसको कम लोगों ने घेरा है तो उसको चलना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आप इसमें क्या करेंगे? इलेक्ट्रोड लगा के करंट पास करेंगे। इलेक्ट्रोड लगा के सॉल्यूशन के अंदर आपने करंट पास किया, तो मुझे पता है पॉजिटिव आयन किस तरफ जाएगा? कैथोड की तरफ। और वहां हमें पता होना चाहिए, देखिए तो ये कम जा पाएगा, लेकिन ये क्या चलेगा? आसानी से जा पाएगा। हमारे से तो यही पूछा गया था कि बताइए लोएस्ट किसकी मोबिलिटी है, तो ऑब्वियसली आंसर कौन सा हो गया भैया? थर्ड हो गया। नेक्स्ट, the element Z is equal to 114 has been discovered recently. It will be belong to which of the following family group and the electronic configuration? 114 जो आपके एलिमेंट है वो आपके अभी भी खोजा गया है और पूछा गया है, आविष्कार हुआ है। बताइए इसे पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में रखा जाएगा?
दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल्स आर 118, 118 होते हैं। तो 118 वाला एलिमेंट मुझे पता होना चाहिए कि ये 18 ग्रुप में। पहले अपन ग्रुप नंबर लगा देते हैं। मैंने यहां से स्टार्ट किया, ये 15वां ग्रुप, ये 16वां ग्रुप, ये 17वां ग्रुप और ये मेरा आपके 18वां ग्रुप। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर आपके 118 आ गया, यहाँ आपके कौन सा आ जाएगा 117 आ गया, 117, ये 116 हो गया और ये 11 क्या हो गया भाई 15 ये हो गया। फिर आपके ये कौन सा हो जाएगा 14, इसमें आपके क्या जाएगा 114। इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि जो आपके एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 114 है वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है, 14 ग्रुप से। और 14 ग्रुप में मतलब क्या हो गया कार्बन फैमिली। तो आंसर आपके बिना कुछ सोचे आप टिक लगा दीजिए, आंसर फर्स्ट इज करेक्ट। तो ये आपकी कार्बन फैमिली आ जाएगी, क्योंकि फैमिली से ही पूछा था। तो आपका ये तीनों आंसर आपके क्या हो गए बच्चों, गलत हो गए। आंसर आपका कौन सा हो गया फर्स्ट। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन भी पूछा तो भी आप कर सकते हो। हमें पता कि 90 से लेकर के 103 तक, 90 से 103 तक तो मुझे पता है कि ये आपके आ गया एक्टिनाइड सीरीज। और उसके बाद आपको पता है कि डी ब्लॉक में जाएगा, लास्ट में आपके पी ब्लॉक का एलिमेंट है और कार्बन फैमिली के अंदर लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया फर्स्ट इज करेक्ट। तो आपको पता वहीं से चल गया, बाकी तो आपके ऑप्शन में है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। आईयूपीएसी ऑफिशियल नेम दिए हुए हैं, अनुचित सुमेल को पहचानिए। इसमें आपको ये पता लगाना है कि बताइए। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ सारी चीजें पता होनी चाहिए कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये कौन कौन से और कौन सा पीरियोडिक टेबल में कहां पर इसका एटॉमिक नंबर है और क्या वास्तव में वो आपके एलिमेंट आपको याद रखनी है। जैसा कि आपको सेशन के शुरुआत में मैंने बताया था कि वी विल लर्न हियर द सम न्यूमेरिक ट्रिक्स एंड द आइडियाज। तो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इजी करने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी है बट इसको सॉल्व करना थोड़ा सा अगर आपको याद नहीं तो डिफिकल्ट है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू दैट हाउ टू लर्न ऑल दीज नेम ऑफ द एलिमेंट्स। तो मैं आपको बताता हूं कि हमें पता है कि 90 से 103 तक का जो एलिमेंट होता है वो आपको पता है एक्टिनाइड सीरीज का होता है। तो 104 वाला एलिमेंट होता है वो मुझे पता होना चाहिए कौन सा होता है, रदरफोर्डियम होता है। तो रदरफोर्डियम जो आता है वो 104 पर आता है। तो आपको मैं इसका न्यूमेरिक याद करवाता हूं, फिर आपके ये गलत नहीं होगा। रदरफोर्ड डूबा सागर में, बहरा हंसा, मिट्टी के ड्रम पर रंजना कूदेगी। क्या कहा मैंने, रदरफोर्ड डूबा सागर में। मान लीजिए रदरफोर्ड डूब गया सागर के अंदर, बहरा हंसा, इस चीज को देख करके बहरा आदमी हंस गया, मिट्टी के ड्रम पर रंजना कूदेगी। इसका मतलब यहां से हमें पता चल गया कि ये 104 है, ये 105 नंबर एलिमेंट है, 106 है, ये 107 है, 108 है, 109 है, ये आपके 110 है, ये 111 है और 112। अब पी ब्लॉक वाला जस्ट आपको पता होना चाहिए पी ब्लॉक एलिमेंट। अच्छा पहले अपन ये भी देख लेते हैं कि हमें जो दिया हुआ ये एलिमेंट है कौन कौन से। दोस्तों ये दिया हुआ अन का मतलब मुझे पता होता है 1, नील का मतलब हो गया 0 और ये देर का अन्नियम, इसका मतलब ये हो गया भाई 101 दे दिया। ये एलिमेंट है 101। क्या 101 मेंडेलिवियम होता है, चेक करेंगे भी। और ये दिया अनिल ट्रायम, मतलब ये क्या गया 103, ये लॉरेंसियम, अरे वाह। फिर दिया है अनिल हेक्सियम, इसका मतलब 106। हमें जरूरत पड़ेगी इस चीज की, देखो 106 कौन सा होता है, सीबॉर्गियम। ओहो, इसका मतलब ये मैच तो मेरे को मिल ही गया यहां से, ये मेरा क्या हो गया सही हो गया। अनिल अन्नियम, ये देखिए आपके कौन सा हो गया ड्रम स्टेडियम, इसका मतलब ये क्या हो गया भैया 1 अन मतलब 1 अन 1 और फिर क्या दे दिया, हाँ अन अन्नियम 1 और ये क्या कर दिया आपके इसके अंदर ड्रम स्टेडियम दिया हुआ है, ये आपके पास में होना चाहिए 1 और ये आपके अन्नियम, ये 111 दे दिया भाई। अब 111 वाला एलिमेंट तो मेरे पास में कौन सा रॉन्टिजीनियम है और यहाँ पर कौन सा दे दिया ड्रम स्टेडियम। इसका मतलब मेरे पास ये जो चीज है मैच नहीं कर रही है। लॉरेंसियम 103 होता है, इसका मतलब ये भी मेरे को मैच कर रहा है। और ये दे दिया अन्नियम,
तो ये 101 आपको पता होना चाहिए कि ये MD और ये मदारी, ये लॉरेंसियम, ये आपको पता है 103 होता है, ये 102 होता है और ये 101 होता है। इसका मतलब मेंडेलियम जो आपके दिया हुआ है इसका 101 होता है, ये 101 अपने को दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी मेरा क्या हो गया, सही हो गया। तो मैचिंग कितने के साथ में सही दी हुई है आपके पास में 3 की, डी के साथ 4 ऑप्शन जो है इसमें ये मैचिंग करेक्ट नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया दोस्तों, ये वाला आपके। तो ये आपके एक न्यूमोनिक थी जो आपको याद रखनी थी। तो ये आपके हो गया, क्या बताया मैंने आपको, रदरफोर्ड डूबा सागर में बहरा हंसा मिट्टी के ड्रम पर रंजना कूदेगी। 112 के बाद में वाले एलिमेंट ये भी आप चाहें तो आप इन्हें याद कर सकते हैं दोस्तों। और ये याद कैसे करेंगे ये मैं आपको बता देता हूं। यस, तो यहां देखिए आपके ये 112 हो गया। 112 के अंदर अपने पास में आगे जो आएगा वो इसको ऐसे याद करते हैं, नो फ्लावर मैक लवली टेंशन में आ जाएगी। क्या लिखा मैंने, नो फ्लावर मैक लवली टेंशन में आ जाएगी। 112 के बाद ये क्या हो गया, 113, ये 114, 115, 116, 117 और ये ओगिनेशन आपके 118 हो गया। तो नाउ वी हैव लर्न द एलिमेंट्स फ्रॉम 104 टू 1118। याद रखने का तरीका हमने बता दिया, नो फ्लावर मैक लवली टेंशन में आ जाएगी। तो ये थी दोस्तों न्यूमोनिक, जिससे कि आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं सही। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स की जानकारी होनी जरूरी है एंड देयर पीरियोडिक नंबर आल्सो। तो ये आप इस तरीके से याद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग। क्या दिया हुआ है, मुझे इसको मैच करना है कि बताइए कौन सा आपके सही है और कौन सा गलत है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ऑक्साइड दिया हुआ है कि कौन किस नेचर का होता है। देखो दोस्तों, जो आपको पहले जानते हो ना उसको कर लो। हमें पता होना चाहिए कि जो नेचर ऑफ ऑक्साइड जो होता है ना, नेचर ऑफ ऑक्साइड या तो अपन कहते हैं एसिडिक होता है या बेसिक होता है या फिर आपको पता है न्यूट्रल होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एसिडिक नेचर जो होती है ये मुझे पता होना चाहिए कि यूजुअली ये ऑक्सीडेशन नंबर के क्या होती है, प्रोपोर्शनल। ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा होगा अपन कहते हैं एसिडिक नेचर उतनी ज्यादा, और बेसिक नेचर जो होती है वो यूजुअली अपन कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और एक आपको पता होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि भाई एम्फोटेरिक ऑक्साइड या उभयधर्मी ऑक्साइड कौन से होते हैं। ये अपने इसकी भी एक न्यूमोनिक है, अभी बताएंगे आपको। तो यहां जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होते हैं ये आपको याद होना चाहिए, जनाबे, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड अली, पंजाबी, ये आपके पास में आ जाएगा गाना गाया करो। तो ये Ga2O3 गाया करो। तो दोस्तों यहां हम लोग ये कर सकते हैं कि जो जिंक है ये बेरिलियम, तो यहां आपके पास में देखिए इस क्वेश्चन के अंदर CO जो दिया हुआ है ये आपको पता चल गया कि ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। ये तो आपको एम्फोटेरिक हो गया। न्यूट्रल ऑक्साइड के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। न्यूट्रल ऑक्साइड यूजुअली कौन सा होता है भाई, CO होता है, N2O होता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो अब आपका आंसर आ गया होगा कि Cl2O7 इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, तो ये एसिडिक नेचर का होना चाहिए। डी के साथ में अपने पास क्या आएगा, थर्ड। तो डी के साथ में थर्ड किसमें दिया हुआ है, ओहो एक ही ऑप्शन, देखो यहीं से अपना आंसर अपना क्या हो गया, करेक्ट हो जाएगा। अच्छा फिर अपन मैच करते हैं, क्या सेकंड ए के साथ में सेकंड आएगा, क्या ए के साथ में सेकंड दिया हुआ बिल्कुल सही है। फिर देखिए आप बी के साथ में फर्स्ट दिया हुआ, बी के साथ में दिया हुआ बेसिक बिल्कुल करेक्ट, सी के साथ में दिया हुआ है फोर्थ आंसर वो जो आपके क्या दिया एम्फोटेरिक, वाह अपने आप ही आंसर आपके सही हो गया। तो दोस्तों आपको मैंने दो बातें बताई, एक तो ये बताई कि जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, और दूसरा मैंने बताया नेचर ऑफ ऑक्साइड कैसे डिसाइड करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर से। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है हमें पता होना चाहिए, अगर जितना ज्यादा होगा तो नेचर ऑफ ऑक्साइड कैसी होगी, एसिडिक होगी, और जितना कम होगा वो आपके उतना ही क्या हो जाएगा, अपन कहते हैं वो बेसिक नेचर का होगा। और ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है जो हमें पता होना चाहिए।
चलिए दोस्तों, अगला दिया है जर्कोनियम एंड हैफनियम हैव द सिमिलर एटॉमिक रेडियस, दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जैसे स्कैंडियम है, ये टाइटेनियम है, ये वेनेडियम, और ये 20, ये सचिन, ये युवराज, और ये आपका लारिया, और ये अजित अग्रकर, और ये टाइटेनियम, जर्कोनियम, और ये हैफनियम, और ये रदरफोर्डियम। ये 104 हो जाएगा, और ये आपको पता होना चाहिए ये 57 है, और ये 72 है, और यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा 89 से 104 आ गया। तो दोस्तों एक अगर आप चेक करें कि यूजुअली अपन टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो देखिए यहाँ पर अपन बात करें जर्कोनियम से हैफनियम में जा रहे हो आप, तो यहाँ भी साइज इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन ये होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि यहाँ पर एक गैप आ गया। ये गैप किसका है? 58 से लेकर 71 तक का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, लेंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट। तो ये लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो साइज को डिक्रीज करता है। तो सीधा सा आंसर अपने पास कौन सा हो जाएगा? लेंथेनाइट संकुचन के कारण अपन ये कहते हैं परमाणु की आयनिक त्रिज्या लगभग क्या हो जाती है, समान हो जाती है, या थोड़ी सी आपके जब जर्कोनियम से हैफनियम में जाते हैं थोड़ी सी आपके स्लाइटली डिक्रीज हो जाती है। दिस इज द आंसर सेकंड। From the following pair of the ions, which one is not an isoelectronic pair? आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हो गया कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। वो सेम क्वेश्चन देखो आपके बार बार अगर आप नोटिस करें तो इस पीरियोडिक टेबल के अंदर अपन लास्ट में ये भी बात करेंगे कि भाई इसका निचोड़ क्या रहा हमारे पास में। तो यहाँ देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया आइसोइलेक्ट्रॉनिक। तो यहाँ देखिए दोस्तों सोडियम प्लस और Mg+2 में 11 में से 10-10 हो गया। यहाँ देखिए ये भी 10-10 हो गया, Fe+2 और Mn+2। यहाँ चेक कर लेते हैं। Fe आपके होता है 26, और जब आपने +2 कर लिया तब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 24, और ये दे दिया Mn+2, ये होता है 25, और अगर 2 चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 23। इसका मतलब इसमें ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, नॉट पूछा ना, तो ये हो जाएगा आंसर आपका थर्ड। इसको चेक कर लेते हैं एक बार और। Mn+2 को तो 25 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो अब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 23। Fe+3 जो दिया हुआ है 26 होते हैं, 3 चले गए तो कितने हो गए? 23। ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन कौन सा नहीं है, तो आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, इसमें दिया है एक स्टेटमेंट दी है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या दिया है? एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज इन द ऑर्डर ऑफ गिवन, मतलब HI सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है और HF आपके सबसे वीक है। चलो दूसरा स्टेटमेंट क्या है? एज द साइज ऑफ द एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ द HF, HCl, HBr एंड HI डिक्रीजेज, हेंस द एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। बिल्कुल सही बात है। इसमें ये दिया हुआ है कि इसको स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बताएगा, ये तो बात सही है। और ये क्यों है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? इसके पीछे रीजन ये बताया गया है कि भाई आप HF से आप जैसे जैसे आगे चलेंगे, HF आ गया मान लो, ये HCl आ गया, ये HBr आ गया, तो जैसे जैसे एज वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो ये बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, और इससे क्या होता है? बॉन्ड वीक हो रहा है। और इजीली मैं ये कह रहा हूं कि बॉन्ड टूटने से मुझे आसानी से HI जो है वो आपके HN दे देगा। तो ये आपके कथन और कारण दोनों आपके सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट। कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? दोनों कथन फर्स्ट और कथन सेकंड सही है। तो हमारा आंसर आपके कौन सा हो गया दोस्तों? फोर्थ इज अवर करेक्ट आंसर। चलिए, द IUPAC नेम ऑफ द एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर 119। आहा, इसका मतलब ये हो गया कि आपको पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स की तो जानकारी होनी चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए एक को अपन क्या कहते हैं? एक को बोलते हैं अन, 0 को नील बोलते तो अन हो गया, और 9 को अपन कहते हैं नॉन नहीं बोलते, इसको अपन एन बोलते हैं, EN, है ना। तो यहां आपके पास ये देखो, और किसी में नहीं दिया, देखो अन 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 अन, अन, ये गलत है आपका, है ना। और ये एनियम में E आएगा ना, तो आंसर हमारा कौन सा रहेगा? ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ऑक्टियम नहीं हो सकता, नीलियम तो वैसे ही नहीं हो जाएगा, और ये अनियम नहीं, एनियम हो जाएगा। सो द आंसर इज फोर्थ इज करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आईपी एंथैल्पी फॉर द गिवन 4 एलिमेंट इज, करेक्ट ऑर्डर ऑफ आईपी। दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि जो अपने पास सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन, जहां पर ट्रेंड चेंज कहां होता है, एक तो एक्सेप्शन अपना ये था और दूसरा एक्सेप्शन अपने पास कौन सा था, ये था। बस फर्स्ट आईपी का ऑर्डर पूछा, बस ये आप लगा लीजिए सेकंड पीरियड के एलिमेंट। फ्लोरीन की तो ज्यादा होगी किसमें दी हुई है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन की ज्यादा बताइए, ये तो दोनों ही गलत हो गए। अब फ्लोरीन में के बाद में किसका नंबर आएगा, फ्लोरीन के बाद में नाइट्रोजन पहले आएगा और ऑक्सीजन क्या आएगा, बाद में आएगा। ये किसमें दिया हुआ भाई, इसमें ये दिया हुआ ऑक्सीजन को ज्यादा बताया गया, गलत हो गया। ये देखिए आपके पास बिल्कुल सही आंसर है फर्स्ट, क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर हमें पता होना चाहिए हाफ फिल्ड स्ट्रक्चर आती है, जिससे इसका IP1 की वैल्यू जो होती है ऑक्सीजन की IP1 से ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर, द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म द लार्जेस्ट आयन टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब दीज आर द एलिमेंट्स, ये दिए गए हैं और पूछा निकटतम उत्तर प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक बड़ा ऋणायन कौन बनाएगा। देखो दोस्तों, अगर आप सबको इसको ऋणायन में बना लीजिए, भाई फ्लोरीन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो ये बना लिया इसने F-। दूसरे ऑप्शन में नाइट्रोजन है, 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो क्या आएगा, N-3 Na है ना। अगर ये तो इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ये क्या हो गया, कैटायन हो गया, और एक आ गया O, 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो ये क्या बना देगा दोस्तों, O-2। अब आपको ये देखना है कि सब में इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया, अक्रिय गैस विन्यास, लेकिन इसके अंदर देखिए आप, है तो देखो छोटू सा 7 एटॉमिक नंबर का, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बाकी सब में देखो आपके एटॉमिक नंबर इसका कितना है, 9 है। इसमें 9 प्रोटॉन है, इसमें 7 है, इसमें 11 है और इसमें कितने 8 है। तो जिसमें प्रोटॉन जितने कम होंगे, प्रोटॉन की संख्या जितनी कम होगी, उसका न्यूक्लियस पर अट्रैक्शन वैलेंस है, उसके न्यूक्लियस का वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण क्या होगा, कम होगा, और अट्रैक्शन कम होने की वजह से साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आंसर कौन सा हो गया दोस्तों, ये आपका सेकंड। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि CLC एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन नीट, IIT और NDA की कोचिंग के अलावा अगर आपको किसी प्रकार की टेस्ट सीरीज से कनेक्ट होना है तो भी आप CLC के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हैं, जिसमें कि PYQ के अलावा बहुत ही जो NCERT बेस्ड टॉप क्वेश्चंस हैं उनका आपको सॉल्यूशन मिलेगा, और उसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करके पढ़ाया जाता है हर सब्जेक्ट के अंदर कि आप निश्चित रूप से जो आपके डॉक्टर बनने का सपना है वो आप पूरा कर सकते हैं। तो इफ यू वांट टू बी कनेक्ट विद द CLC in its online or the offline program, then you can make a contact on its contact number। आप जुड़ करके आप जो भी है जुड़ करके CLC से ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह के सिलेबस जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको इफ यू नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ द स्टडी मटेरियल ऑफ द नीट और द IIT JEE और NDA, तो उसके लिए भी आप CLC के प्लेटफॉर्म पर आकर के इन कोर्सेज को आप परचेज कर सकते हैं और अपने घर बैठे आप इस चीज़ों को मंगवा भी सकते हैं। तो दोस्तों बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली मैच, इसमें कौन सा आपके करेक्टली मैच आपके है। अब देखिए दोस्तों, अपन पहले ही बात कर चुके थे कि सारे ऑक्साइड दिए हैं और पूछा गया है कि बताओ इसमें कौन सा करेक्ट मैच है और कौन सा नहीं है। तो यहां देखिए, अगर अपन बात करें कि ऑक्साइड्स की नेचर, बेसिक ऑक्साइड IN2O3, K2 और SnO2, आपको पता होना चाहिए SnO2 तो क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है, तो ये तो मेरा इसका करेक्ट मैच है ही नहीं। मुझे पता न्यूट्रल ऑक्साइड पूछा है, ये CO और N2 तो होता है, लेकिन ये अपने पास में होता ही नहीं है, इसका मतलब ये भी मेरा आंसर क्या हो गया, गलत। ये आपको थोड़े से जो एग्जाम्पल है वो याद रखने चाहिए। फिर आपके दिया है एम्फोटेरिक, वो जनाबे अली पंजाबी सॉन्ग गाया करो, तो गाया जो था उसमें, और इसमें भाई साहब GO दिया हुआ है, तो ये आपके नहीं हो सकता, तो ये भी मेरा क्या मिसमैच हो गया। तो मेरे पास आंसर लास्ट में बच गया। ओहो, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर भी है, ये आपको पता होना चाहिए। ओल्ड स्टाइल से टीपो में टेल्यूरियम आ गया दोस्तों, ये ओल्ड स्टाइल से टीपो, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो मुझे पता हाईएस्ट है। तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा, एसिडिक ऑक्साइड जो आपकी कौन सा हो जाएगा, अम्लीय ऑक्साइड, एक ही आंसर है। तो दिस इज द 21 का फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट,
द करेक्ट सीक्वेंस गिवन बिलो कंटेनिंग न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक एंड द एम्फोटेरिक ऑक्साइड ईच रेस्पेक्टिवली इज। अभी यही क्वेश्चन किया था इसी टाइप का, द सेम क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड। नीचे दिए गए उदासीन, अम्लीय, क्षारीय तथा अवैधर्मी ऑक्साइड को पहचानिए। सबसे पहले आपको निकालना है इसके अंदर न्यूट्रल। न्यूट्रल कौन सा होता है भाई साहब? ये देखो आपके N2O तो हमें पता ही था, तो आप चाहें तो न्यूट्रल ऑक्साइड के तौर पर आप ये भी लिख सकते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स। अभी याद कर लीजिए, आगे भी ऐसे क्वेश्चन फिर मिलेंगे। CO आ गया, N2O आ गया और NO इज ऑल्सो द न्यूट्रल ऑक्साइड। तो देखो किसमें दिया, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो आंसर अपने पास ये देखिए। फिर इसने दिया मेरे पास एसिडिक ऑक्साइड, ZnO क्या हो गया, एम्फोटेरिक हो गया, तो ये भी मेरा गलत हो गया। फिर इसने कहा बेसिक, तो बेसिक के अंदर देखिए आपके ये दोनों चल रहे थे, लेकिन देखो ये ZnO माय डियर, आपको मैंने पहले बताया था ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है जनाबी वाले के हिसाब से। तो बाद में क्या हो गया, बेसिक आ गया, ये बेसिक और लास्ट में एम्फोटेरिक पूछा है, तो ये आपके हार गया और ये मेरा सेकंड आंसर जीत गया। तो इस तरीके से आप लोग जो है, अगर दो एग्जाम्पल भी आपको सही ढंग से पता है तो अपना आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। Among group 16 elements, which one does not show the -2 oxidation state? क्या दिया गया है? समूह 16 के तत्वों में से कौन सा -2 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है? दोस्तों -2 ऑक्सीकरण अवस्था कौन से ग्रुप यूजुअली दर्शाते हैं? तो वो होते हैं 16 ग्रुप के। लेकिन जैसे जैसे 16 ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो हमें पता होना चाहिए उसकी साइज क्या होती है, बड़ी हो जाती है। और साइज बड़ी हो जाने की वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने की या होल्ड करने की पावर क्या होती है, घट जाती है। तो यहाँ देखिए आपके ओल्ड, ये आपकी स्टाइल से ये टी और ये क्या हो गया, ओहो, पोलोनियम कैसे ले लेगा भाई? पोलोनियम तो रेडियो एक्टिव, वैसे भी उसकी नेचर नहीं होती है। तो इसका आंसर कौन सा रहेगा? सेकंड आपके ऑप्शन, जिसमें आपके सही होगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न तत्वों को प्रथम आयनन एंथैल्पी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपके पास फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है ये दी गई है और इसमें पूछा गया है कि बताइए इसका सही ऑर्डर कौन सा है। जस्ट अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन। तो हमारे पास तो ऑक्सीजन वगैरह तो कुछ दिया ही नहीं है, तो इन दोनों को तो मैं हटा ही दूं, इसका कोई मतलब ही नहीं है। नाइट्रोजन और कार्बन, बोरॉन और बेरिलियम और लिथियम। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि ये आगे आ जाएगा और ये पीछे आ जाएगा, क्योंकि ये एक्सेप्शन है हमारे पास। अब चूंकि यहाँ पर आपके ऑक्सीजन को तो हटा दिया गया है, ये दो आंसर आपके पास में नाइट्रोजन को ज्यादा दिया, तो ये तो गलत हो ही गया मेरा। और इसमें देखिए आपके नाइट्रोजन के बाद आपके कौन सा आना चाहिए, नाइट्रोजन के बाद में बेरिलियम आना चाहिए। तो यहाँ देखिए आपके, ओहो, नाइट्रोजन के बाद सॉरी कार्बन आना चाहिए, ये कार्बन, और कार्बन के बाद में क्या आना चाहिए, बेरिलियम, फिर बोरॉन और फिर आपके कौन सा आना चाहिए, लिथियम। तो यहाँ देखिए आपके बोरॉन को जो है आईपी को ज्यादा बताया गया बेरिलियम से, तो ये मेरा ये भी गलत हो गया। और यहाँ भी देखिए बोरॉन को बेरिलियम से ज्यादा बताया, ये भी मेरा गलत हो गया। सो द आंसर इज द फोर्थ इज द करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ट्रिकी वे में भी सोच करके, कि आपको एक चीज तो पता ही थी कि बेरिलियम और बोरॉन में किसका आईपी ज्यादा होता है, तो ये तो ऑब्वियसली क्लियर ही था कि यहाँ पर बेरिलियम का ज्यादा होता है। तो लिटिल नॉलेज से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। 24 का क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं, तो लीजिए आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित तत्वों को विद्युत ऋणात्मकता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। विद्युत ऋणात्मकता, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का करेक्ट ऑर्डर पूछा है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन, सिलिकॉन। इन जनरल हमें इनकी वैल्यूज याद होनी चाहिए तो ज्यादा अच्छा है, और अगर याद नहीं है तो थोड़ी सी मुश्किलें हो सकती है। सिलिकॉन को सबसे ज्यादा बताया गया है, तो भाई साहब तुम तो हो ही नहीं सकते, दोनों ये तो गए काम से। हमें ये तो पता फ्लोरीन जो है सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, इसके ही ज्यादा होगा। तो फ्लोरीन का और उसके बाद में ऑक्सीजन का मुझे दो ही पता थी मान लो, तो भी आपका आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि ये आपके क्या हो गया गलत, क्योंकि नाइट्रोजन को ज्यादा बताया गया। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और सिलिकॉन। दोस्तों आपने नोटिस किया होगा मैंने हर क्वेश्चन को करने का तरीका बताया है, इवन आपके पास नॉलेज कम भी है तो भी आप उसको कर सकते हो। तो यहाँ देखिए 2 काट दिए, फिर तीसरे में आपने देखा ओ में और एन में ओ की ज्यादा होती है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, और थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको यह बताना है कि इसमें से गलत कथन कौन सा है।
गलत कथन को पहचानना है। पहला देखिए, द फॉलोइंग 4 स्पीसीज आर द कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इनको आइसोइलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, यस और नो। देखिए सब में इलेक्ट्रॉन अगर इक्वल है तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, बिल्कुल सही है, तो अपना पहला ऑप्शन तो सही हो गया। सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति कहा गया है, करेक्ट। अमंग द फॉलोइंग पेयर स्पीसीज, ये देर का द स्मॉलेस्ट वन इज एल्यूमिनियम। इसमें हमारे से गलत कथन पहचाना, इनकरेक्ट पहचानना है, और इसने कहा स्मॉलेस्ट एल्यूमिनियम को बताया गया है। देखो दोस्तों, एक Al है और एक Al+3 है। आपको पता है कि जो न्यूट्रल एटम इज ऑलवेज लार्जर देन इट्स कैटायन। न्यूट्रल एटम जो होता है, उदासीन परमाणु जो होता है, वो उसके धनायन से हमेशा बड़ा होता है। तो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, योर आंसर शुड बी सेकंड। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, चलो फिर भी अपन पढ़ना सारा पड़ेगा। द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर और कोवैलेंसी ऑफ Al इन एल्यूमिनियम की इसने पूछा है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो आपके दिया है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 3 ही आएगी, बिल्कुल सही है। और कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 5 और 1 6 हो गया, ये आपके सही है। Na2 इज द बेसिक ऑक्साइड, मुझे पता है, एंड दिस द एसिडिक ऑक्साइड, ये भी मेरा क्या है, सही है। तो आपसे तो यही पूछा गया था कि आपको पूछा गया था कि भाई साहब इसमें बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। Al कभी सबसे छोटा नहीं हो सकता है। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन 2024 का, जो आप कर सकते थे और कर सकते हैं। किया भी होगा आपने सही। मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। अब देखो अपन फिर वहीं पर आकर अटक गए। मैंने क्या कहा, पीरियोडिक टेबल है तो कम से कम एलिमेंट्स की जानकारी आपको होनी चाहिए ताकि हम इसे सही कर सकें। देखिए दोस्तों, इसमें इन एलिमेंट्स के नाम लिखे गए हैं और ये पूछा गया है कि बताओ कौन सा आपके इसमें सही उत्तर का चयन कीजिए कि कौन सा सही एकदम मैचिंग की हुई है। तो वापस मैं आपको लेके चलता हूं उसी जगह पर जहां पर हमने एक बार पहले बात की थी। रदरफोर्ड डूबा सागर में, बहरा हंसा, मिट्टी के ड्रम पर रंजना कूदेगी। फिर इसके बाद नो फ्लावर मैक लवली टेंशन में आ जाएगी। ये आपके 104 से लेकर 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 11, 12, ये 113, 114, ये 115, 116 और ये आपका 117 और ये लास्ट में फाइनली 118। अब थोड़ा इजी हो जाएगा भाई। अच्छा, एलिमेंट्स के जो अपने को संकेत दिए गए हैं और संकेत के साथ में ये पूछा गया भैया, IUPAC ऑफिशियल नेम इनसे पूछे हैं और इनके संकेत दिए गए। तो मैं बात करता हूं कि पहला दिया है मेंडेलिवियम। क्या मेंडेलिवियम का संकेत ये होता है? अब आपको यही पता नहीं कि मेंडेलिवियम आता कहां है। यहां देखिए आपके मास्कोवियम, ये देखो 115 MC। ये तो हमें लग रहा है कि बिल्कुल आपके MC मास्कोवियम जो दिया हुआ है C के साथ में अगर मैं सेकंड को मैच कर लूं तो आपको मिल ही जाएगा। और मेंडेलिवियम जो होता है MD आ रहा है, तो ये आपके पास में कौन सा आ जाएगा? A के साथ में फोर्थ आंसर आना चाहिए। A के साथ में फोर्थ किसमें दिया हुआ है? A के साथ फर्स्ट और सेकंड दिया, तो ये दोनों तो आपके कैंसिल हो ही गए। चौथा करेक्ट। अब हमने एक चीज और जान ली कि मास्कोवियम C के साथ में सेकंड, C के साथ सेकंड देखो इसमें दिया हुआ है और किसी में दिया हुआ नहीं है। मास्कोवियम जो होता है MC होता है। D के साथ थर्ड दिया हुआ, ये क्या सही है क्या? चेक कर लेते हैं। D के साथ में थर्ड। नोवेलियम जो होता है, ये नाम से पता चल गया अपने को, D के साथ में थर्ड। ओहो, तो D के साथ में थर्ड अपने पास में ये दिया हुआ है, लेकिन ये इसमें दिया हुआ है। और मेरिटनियम, ये जो मेटनेरियम जो दिया हुआ है, ये आपके B के साथ में फर्स्ट आंसर आपके। तो मेरा आंसर कौन सा हो गया? आंसर आपके पास में फर्स्ट हो गया। ये आपको मैंने याद भी करवाया था और आप इसके आधार पर भी कर सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा सा संकेत भी पता है तो उससे भी आप कर सकते हैं। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का जो करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन के लिए परमाणु त्रिज्या का सही क्रम या घटता हुआ क्रम। ये आयनिक रेडियस नहीं पूछी है, नॉर्मल सही पूछा है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन,
कार्बन और ये नाइट्रोजन। आपको दोस्तों ये पता होना चाहिए कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, इन जनरल साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। हमें पता होना चाहिए साइज के अंदर हमारे पास यहाँ पर कोई अपवाद नहीं है, तो सबसे लार्ज साइज किसकी होगी, लिथियम की होगी। इसमें बेरिलियम को बताया गया है, तो दो ऑप्शन तो वैसे ही आपके जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। ये देखिए आपके दो तो कैंसिल हो गए, लिथियम को बड़ा बताया गया है। अब लिथियम किससे बड़ा है, बेरिलियम से। और यहाँ बोरॉन जो है लास्ट में ले लिया, ये गलत कर दिया। कार्बन जो होता है सबसे छोटा होता है, तो लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरॉन और ये कार्बन। ये एस ब्लॉक के एलिमेंट और ये पी के, तो आंसर अपना कौन सा हो गया, सेकंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मैच लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड। ये ब्लॉक दिए गए हैं और ये पूछा गया है कि बताइए ये एलिमेंट किस ब्लॉक का है और इसका लिंक किसके साथ में सही दिया है। चूज द करेक्ट आंसर। लेंथेनाइड आपके दिया हुआ है सी के साथ, ए के साथ में। लेंथेनाइड एलिमेंट बताना अपने को, सीरियम लेंथेनाइड ही होता है। ए के साथ फर्स्ट, फोर्थ तो काट ही दो फिर इसका मतलब। डी ब्लॉक एलिमेंट आपको पता है, डी ब्लॉक एलिमेंट कौन सा था, मैग्नीज। तो बी के साथ में कौन सा दिया, फोर्थ, तो ये तो आपके हट ही गया, फिर बी के साथ फोर्थ। फिर पी ब्लॉक एलिमेंट, ये आपको पता है ये कौन सा होता है दोस्तों, आर्सेनिक। तो सी के साथ में कौन सा आना चाहिए अपने पास में, सी के साथ, सी के साथ सेकंड आना चाहिए। सी के साथ सेकंड, ये देखो इसमें दिया हुआ है। और लास्ट में दे दिया एस ब्लॉक एलिमेंट, ये मुझे पता है डी के साथ में क्या आना चाहिए, थर्ड आना चाहिए। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, सीजियम। जैसा कि आप जानते हैं कि ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दीज ऑल वर द क्वेश्चंस जो आपने देखा कि किस तरीके से आपके जो है जस्ट बेस्ड ऑन द पीरियोडिक टेबल आपके क्वेश्चन थे। तो पहले अपन बात करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर PYQ देखने के बाद में हम क्या सीखे। दोस्तों जैसा कि आपने ये सुना होगा कि जंग जज्बातों से नहीं, जंग जो है वो रणनीति से जीती जाती है। PYQ इसका मतलब ये हो गया कि आपको आइडिया होना चाहिए कि 13 से लेकर 24 तक इतने सालों के अंदर जो नीट के पेपर हुए हैं उनमें से कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से ज्यादा पूछे गए। तो मैं आपको बताता हूं कि मेरा जो एक्सपीरियंस ये कहता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन जो पूछे गए वो पूछे गए, एक तो एटॉमिक नंबर और उसकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है, एक। दूसरा पूछा गया आयोनिक रेडियस के ऊपर, और तीसरा जो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो मिले वो IP1 के ऊपर। आप कई बार स्टूडेंट जो होता है दे आर वेस्टिंग दैट टाइम ऑन द डिसाइडिंग ऑफ द IP2 एंड IP3। तो आप देखिए कि इन इतने सालों के अंदर IP1 के ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यू शुड फोकस ऑन द IP1 नॉट ऑन द IP2 एंड IP3, क्योंकि वहां पर आपने अगर एनर्जी ज्यादा लगाई तो हो सकता है कि वो आप आंसर तो सही कर सकें, लेकिन IP1 वाले को आपको ज्यादा फोकस करना है। एलिमेंट्स की जानकारी पीरियोडिक टेबल में क्या है क्या नहीं ये हमें पता होना चाहिए। एंड फाइनली आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो है उसमें रेडियस का ऑर्डर आपके क्या होता है ये होना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो था वो था आपके आगे भी जो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के अंदर भी आ सकता है क्वेश्चन, वो था एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं, उनके ऑर्डर कौन कौन से हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सो दीज वर द मेन कंक्लूजन ऑफ द पीरियोडिक टेबल, दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक टू गिव मोर इंपॉर्टेंस। ओके, तो हमें किन टॉपिक पर मोर इंपॉर्टेंस देनी है। तो दोस्तों यही थे आपके क्वेश्चंस, और वीडियो में एंड तक बने रखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी तरफ से आपको जिसे कहते हैं कि एक बड़ा सा गिफ्ट वो आपके लिए रहा, जिसे आप लेना जरूर चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच माय डियर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द CLC। थैंक यू।